हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के 25 एमसीक्यूज। देखिए, इसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने 3 एमसीक्यू छुड़वा दिए थे क्योंकि वो गलती से इंडेमनिटी और गारंटी में आ गए थे, तो 3 क्वेश्चन और होंगे। तो टोटल मिला के 28 एमसीक्यूज इसके कवर करेंगे एजेंसी के। अब देखिए, पिछली वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के 19 एमसीक्यूज हो गए थे और बेलमेंट एंड प्लेन्स के 32 हो गए थे। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 51। ठीक है, और आज कवर कर रहे हैं 28 और इसके अलावा 20 एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, तो सॉल्व जरूर कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम मेरे जो चैनल है उस पर मिल जाएगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उसके पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है एजेंसी का। इसमें क्या बोल रहा है? एजेंट, एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी लॉफुल एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद ए थर्ड पर्सन। तो देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने आपको स्पेशल एजेंट का केस बताया था। जब भी मैंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट बताया उसमें क्या बताया, जैसे मैं हूँ, तो ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको, और मुझे क्या है, बायर की तलाश करनी है। ये बना लेता हूँ। अब देखिए, पेंटिंग यानी ड्राइंग मेरी इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना है। तो देखिए, मैं बायर की तलाश कर रहा हूँ। अब देखिए, बायर की तलाश मैं खुद करूँगा तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, हैक्टिक रहेगा, और क्या पता मुझे मनचाही मेरी सेल्स वैल्यू ना मिल पाए। मैंने एग्जांपल बताया था। तो उस केस में मैं किसको अपॉइंट करूँगा? ब्रोकर को। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल हो गया और ब्रोकर क्या हो गया? एजेंट, जो मेरे बिहाफ पे कस्टमर ढूंढने का काम कर रहा है। ठीक है, उसने कस्टमर ढूंढा, मैंने कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन किया, मुझे मेरी मनचाही सेल वैल्यू मिल गई। मान के चलिए 50 लाख में बेचना चाहता था, 50 लाख मिल गए, तो उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज कमीशन के फॉर्म में ब्रोकर लेगा। तो ब्रोकर क्या हो गया? एजेंट, जो मेरे बिहाफ पे लॉफुल काम कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हम ये बोलेंगे एक एजेंट है जिसको लगाया गया है लॉफुल एक्ट करने के लिए अनादर पर्सन। किसने? प्रिंसिपल ने। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को काम पे रखा है। ठीक है, यही हो गया, जो कि लॉफुल एक्ट कर रहा है। और टू रिप्रेजेंट अनादर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। देखिए, प्रिंसिपल क्या, बायर के साथ डील करता, उसके बिहाफ पे एजेंट कर रहा है, तो एजेंट को अथॉरिटी दी गई है। तो एजेंट क्या कर रहा है? प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके साथ डील करने में? बायर के साथ। तो बायर क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। इस तरीके से तो हम क्या बोलेंगे? ये डेफिनेशन करेक्ट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सिंपल सिंपल पार्ट है। जब आपको मैंने टाइप्स ऑफ एजेंट कवर कराया तो उसमें क्या बताया? ऑथोरिटी के बेसिस पे 3 होते हैं। स्पेशल एजेंट, जो कि ये वाला केस था। जनरल एजेंट, जिसमें आपको पता है कि कंसाइनमेंट, कंसाइनर, कंसाइनी, ए का काम क्या है? गुड्स बेचने का कस्टमर को। तो उसने क्या करा? अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहा तो उसने एजेंट अपॉइंट कर लिए अलग अलग एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया में, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ऐसे बोल सकते हो। अलग अलग एरिया, अलग अलग सिटीज़ में उसने एजेंट अपॉइंट कर लिए। मान लो बी को अपॉइंट कर दिया और बी को बोला कि आपको कस्टमर को माल बेचना है और उस पर आपको कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि बी एजेंट हो गया। तो वो क्या कर रहा है? वो एक जनरल एजेंट है। ये मैंने एग्जांपल के फॉर्म में आपको बताया था। वैसे एक यूनिवर्सल एजेंट है जो कि ए के पर्सनल काम भी कर रहा है, लेकिन याद रखना वो लीगल होने चाहिए। तो वहाँ पे क्या हो गया? यूनिवर्सल एजेंट की जो ऑथोरिटी है वो वाइड होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन अगर आप जनरल एजेंट की बोलेंगे तो उसकी भी वाइड होती है, लेकिन ए चाहे तो प्रिंसिपल उसकी अथॉरिटी को लिमिट कर सकता है कि आपको इतने ट्रांजेक्शन ही करने हैं, यही पर्टिकुलर माल बेचना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। आप याद रखिए कि जब भी एजेंट काम करता है तो वो प्रिंसिपल को बाउंड कर सकता है अपने काम से। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है, कोई भी कस्टमर को लॉस होता है, तो वो जनरली किसके पास जाएगा? वो एजेंट के पास जाता। लेकिन आपको पता है कि जो कस्टमर है वो सीधा किसके पास जा सकता है? प्रिंसिपल को लायबल ठहरा सकता है, क्योंकि एजेंट तो उसके बिहाफ पे ही काम कर रहा है। एजेंट तो एक कमीशन के बेसिस पे काम कर रहा है। और याद रखना, लॉफुल काम होना चाहिए, वही पार्ट होना चाहिए। अनलॉफुल नहीं कि किसी को मारने का काम हो गया तो प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट कर दिया, ऐसा नहीं है। या फिर स्मैक का, चरस का, इस तरीके से कोई इलीगल एक्टिविटी भी नहीं होनी चाहिए। तो टाइप्स ऑफ एजेंट दे रखे हैं, पहले ये कवर कर रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं। पर उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट। देखिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कॉमन पेपर, पेपर 1 की, और आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर 2 की। तो देखिए, उसके लिए कंप्लीट कोर्स टॉप एजुकेटर द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको बेनिफिट क्या क्या मिल सकते हैं? आपको क्रैश कोर्स मिलता है, लाइव क्लासेस आपको मिलती है, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, आपके डाउट सेशन भी होते हैं, आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, और आपको क्विजेज भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और देखिए, आप याद रखिए कि मैंने आपको बताया था प्लस सब्सक्रिप्शन तो है ही, और साथ में आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा इसमें एडिशनल बेनिफिट है, जैसे आपके पर्सनल कोच आपको मिल सकता है, स्टडी प्लानर, बाई वीकली रिव्यू, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग मिल रही है आपको, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कैसे इंटरव्यू की तैयारी की जाए वो सारा पार्ट इसमें कवर कराया जाएगा, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो जनरली 6 मंथ की है, 1 साल की है, 2 साल की है। तो देखिए, अर्ली बर्ड ऑफर है, लॉन्च पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है 25% का, ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, बाद में ये मत बोलना कि सर मौके से चूक गए। 16,250 रुपये प्राइस है, 16,250 प्राइस है 6 मंथ के ड्यूरेशन की कोर्स की, लेकिन लॉन्च प्राइस क्या है? 12,188। तो यानी सीधा आपका 25% फ़ायदा हो रहा है।
1 ईयर की कितनी है 22,500 नॉर्मल प्राइस है, लेकिन देखिए लॉन्च प्राइस कितनी है 16,875। 2 ईयर्स की है 30,000, पर देखिए लॉन्च प्राइस कितनी है 22,500, तो 25% सीधा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कभी भी आपके हाथ से जा सकती है, तो जाने से पहले इसको ग्रैब कर लीजिए और 25% डिस्काउंट अवेल कर लीजिए। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मेरी किस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है, मैं कैसे बाकी पार्टिसिपेंट के साथ compete कर सकता हूँ। जैसे आप एग्जाम में आपको पता है कि compete करते हैं, वैसे ही आपको देखना है। तो उस केस में अनअकैडमी लेकर आए, अनअकैडमी कॉम्बैट, जहाँ पर एक तरीके से इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन है NTA UGC नेट के लिए, जहाँ पर आप अपने पेपर 1 की प्रिपरेशन को असेस कर सकते हैं 60 मिनट में। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो बेस्ट एजुकेटर द्वारा चैलेंजिंग और ओरिजिनल एंटी क्वेश्चन क्यूरेट किए गए हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। एक तरीके से लाइव सेशन होगा जहाँ पे लाइव क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। हर क्वेश्चन के साथ एक लीडर बोर्ड भी चलता रहेगा, यानी आपको ये पता चलता रहेगा कि आप कहाँ रैंक कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है, थर्ड रैंक किसकी है, जनरली ये पता चल जाएगी। तो देखिए अगर आप लास्ट में रैंक कर रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ क्या होगी, आपकी गलतियां रहेगी, वीकनेस रहेगी, तो उसको आपको इंप्रूव करना है। तो उस केस में आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, यानी बाद में आप अपने एरिया को, जो भी है वीक एरिया है, उनको इंप्रूव कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। तो देखिए जो कॉम्बैट होती है हर अल्टरनेट संडे को होती है, इसको रजिस्टर कर सकते हैं आप। याद रखिए अभी ये 31 जनवरी को, इस संडे को 11 बजे है, उससे पहले आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और याद रखिए जब भी आपको अनलॉक करना होगा तो आप चिराग NTA रेफरल कोड का यूज़ करेंगे। किसका? चिराग NTA रेफरल कोड का। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आते हैं टाइप ऑफ एजेंट में। तो मैंने क्या बताया आपको, ऑथोरिटी के बेसिस पे होते हैं स्पेशल एजेंट, जनरल एजेंट, यूनिवर्सल एजेंट। वैसे वर्क के बेसिस पे होते हैं मर्केंटाइल और नॉन मर्केंटाइल एजेंट। तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ एजेंट में बताए हुए हैं। तो इसमें कमर्शियल एजेंट या मर्केंटाइल एजेंट तो आते ही हैं, जिसमें आपको पता है कि ऑक्शनर भी इसमें ही आता है। ऑक्शनर, बैंकर, फैक्टर, ये जनरली मैंने बताया था कि वो कमर्शियल एजेंट में ही, मर्केंटाइल एजेंट में आता है। कमीशन एजेंट हो गया, वो भी जनरली इसमें आता है। आपको मैंने अभी जैसे मैंने बताया कि A ने B को अपॉइंट किया ताकि वो कस्टमर को माल बेच सके, तो वो कौन सा एजेंट है? कमर्शियल एजेंट ही है, जो कि क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स बेचने का काम कर रहा है, गुड्स को खरीदने का काम कर रहा है, या उसके बिहाफ पे क्या कर रहा है, गुड्स को सिक्योरिटी के फॉर्म में रख रहा है, यानी किसी को दे रहा है और उसके थ्रू मनी रेज करने का काम कर रहा है, मनी लेने का काम कर रहा है। ठीक है, वैसे क्या हो रहा है, उसके गुड्स को नीलाम करने का काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करने का काम कर रहा है, तो वो भी ऑक्शनर हो गया। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर भी एक तरीके से कंपनी के एजेंट के फॉर्म में हो गए, जो कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू आ जाते हैं। पार्टनर्स इन ए बिजनेस पार्टनरशिप, तो देखिए ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू कैसे होता है, आपको पता है कि एक पार्टनरशिप क्रिएट हुई पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू, तो उसमें जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट हो गए। एजेंट यानी एक तरीके से पार्टनर जब भी काम कर रहा है तो बाकी जो पार्टनर्स है वो बाउंड हो रहे हैं उससे, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि एजेंट जो भी एक्ट करेगा उससे जो प्रिंसिपल है वो लायबल रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक पार्टनर कोई गुड्स खरीद रहा है और उसका पेमेंट नहीं कर पाया तो बाकी पार्टनर्स को तो करना ही पड़ेगा, उस सप्लायर को। तो यहाँ पे यही बोल दिया, पार्टनर्स इन ए बिजनेस पार्टनरशिप, वो एक दूसरे के प्रिंसिपल एजेंट होते हैं, तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का पार्ट हो जाता है। वैसे देखिए एक कंपनी, उसका प्रमोटर, तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले उसने जो भी काम किए तो एक तरीके से एजेंट के फॉर्म में काम किए, तो वो भी टाइप्स ऑफ एजेंट में आ जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, अब थर्ड देखिए, सब एजेंट की बात कर रहा है। सब एजेंट क्या है, जो कि एक ओरिजिनल एजेंट ने एम्प्लॉय किया ताकि वो एजेंसी के बिजनेस को कंट्रोल कर सके। पर याद रखना वो प्रिंसिपल की कंसेंट जरूरी होती है, नॉर्मल रूल होता है। क्योंकि आप ये बोल सकते हैं कि एजेंट अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, जनरल रूल तो ये होता है। लेकिन आपने एक्सेप्शन में ये भी कवर किया कि एजेंट क्या कर सकता है, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है। कैसे? जहाँ पे कस्टम ऑफ ट्रेड हो, मतलब उस व्यवसाय का रीति रिवाज हो, ट्रेडिशन हो, जहाँ पर एजेंट को सब एजेंट को अपॉइंट करना जरूरी होता है, ऑर्डिनरी कोर्स होता है। जहाँ पे नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा होता है जहाँ पे सब एजेंट को अपॉइंट करना जरूरी है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जनरल रूल काम नहीं करता, थोड़ा सा वो एक्सेप्शन का पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप एक बार पढ़ के देखिए, उसमें यही बोल रखा है। अब मैं आपको सीधा क्या करता हूँ, ये पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैंने जो पर्टिकुलर पॉइंट थे वो पूरे के पूरे बता दिया आपको। तो ये बोल रहा है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज एन एजेंट में अपॉइंट ए सब एजेंट एंड डेलीगेट द वर्क। किन परिस्थितियों में एजेंट क्या कर सकता है, सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है और अपने वर्क को क्या कर सकता है, डेलीगेट, ट्रांसफर कर सकता है। The principal has expressly permitted delegation of such power. The ordinary custom of trade a sub-agent may be employed. The nature of work is such that a sub-agent is necessary. तो ये मैंने आपको बोल के बता दिया कि एक तो एक्सप्रेसली परमिट किया गया, ऑथोरिटी मिली हुई है, ये तो नॉर्मल जनरल रूल हो गया क्योंकि प्रिंसिपल की कंसेंट ली गई है, एक्सप्रेस प्रिंसिपल ने ऑथोरिटी दे रखी है कि हाँ एजेंट, आप सब एजेंट को क्या कर दो, काम दे सकते हो, परमिट कर सकते हो। दूसरा क्या हो गया, कस्टम ऑफ ट्रेड है नॉर्मली,
फिर तीसरा क्या हो गया, नेचर ऑफ वर्क ही है कि जिसमें सब एजेंट अपॉइंट करना जरूरी है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए उसके बाद आपने ये भी कवर किया था कि अगर अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रॉपर्ली होती है या प्रॉपर्ली नहीं होती है। प्रॉपर्ली का मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल ने एक तरीके से क्या कर रखी है, ऑथेंटिसिटी दे रखी है, प्रिंसिपल ने बोल रखा है कि हाँ आप कर सकते हो, या एक्सेप्शन वाला केस भी आपको बताए तो वो प्रॉपर्ली अपॉइंट हुआ है। लेकिन जहाँ पर प्रॉपर्ली अपॉइंट नहीं हुआ, मतलब प्रिंसिपल की परमिशन की जरूरत थी लेकिन परमिशन नहीं ली, तो उस केस में कौन कौन बाउंड हो सकता है, तो ये वाला केस मैंने आपको बताया था यहाँ पर, क्योंकि अगले क्वेश्चन में यही आ रहा है। तो लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड सब एजेंट एंड एजेंट, इफ सब एजेंट इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, ये अपॉइंटमेंट नहीं है अपॉइंटेड है, और दूसरा इफ सब एजेंट इज नॉट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। तो आप याद रखना कि देखिए अगर एक प्रिंसिपल है, एजेंट क्या कर रहा है, सब एजेंट को क्या कर रहा है, वर्क अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है। अब देखिए प्रॉपर्ली अपॉइंट बोल रहा है, किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल को पता है, प्रिंसिपल की कंसेंट है, उस केस में क्या है, एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, और सब एजेंट क्या कर रहा है, कस्टमर को माल बेच रहा है। अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है और सब एजेंट कोई गलती कर लेता है, कस्टमर को लॉस हो जाता है, तो कस्टमर किसको पकड़ेगा, प्रिंसिपल को पकड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है प्रिंसिपल इज बाउंड टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, सब एजेंट ने जो भी गलती करी, कस्टमर को जो भी लॉस हुआ उससे, थर्ड पार्टी को जो भी लॉस हुआ, तो प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड करना पड़ेगा। फिर प्रिंसिपल किसको पकड़ेगा, प्रिंसिपल पकड़ेगा किसको, एजेंट को। एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, तो इसका मतलब क्या है, फिर एजेंट रेस्पॉन्सिबल होगा जो भी सब एजेंट ने काम किया। फिर इस केस में क्या होगा, सब एजेंट एजेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इस केस में एजेंट किसको पकड़ेगा, सब एजेंट को पकड़ेगा। लेकिन याद रखिए ये बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो सब एजेंट को नहीं पकड़ सकता, इसका मतलब प्रिंसिपल सब एजेंट से कंपनसेट नहीं करवा सकता, किसको छोड़ के, फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग को छोड़ के। अगर सब एजेंट ने कपट किया है, धोखा दिया है, जानबूझ के कुछ गलती की है जिससे प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और कस्टमर ने उससे डैमेज डिमांड कर लिया, कंपनसेशन डिमांड कर ली, तो उस केस में प्रिंसिपल को जो भी नुकसान हुआ है वो प्रिंसिपल सब एजेंट से मांग सकता है, एजेंट से भी मांग सकता है और सब एजेंट से भी मांग सकता है, क्योंकि फ्रॉड हुआ या विलफुल रॉन्ग हुआ है। लेकिन नॉर्मल केस में सब एजेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्रिंसिपल के लिए, लेकिन वो एजेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल जरूर होगा। वैसे देखिए बोल रहा है कि अगर सब एजेंट को प्रॉपर्ली अपॉइंट नहीं किया गया, तो देखिए आपको पता है कि सब एजेंट के काम के लिए कस्टमर को जो भी लॉस हुआ उसमें प्रिंसिपल तो बाउंड होगा ही होगा, ये वाला पार्ट बोल रखा है। नहीं सॉरी नहीं होगा, मैंने गलत बोल दिया, प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्ली अपॉइंट ही नहीं किया, तो उस केस में आपको पता है कि जो एजेंट है उसने सब एजेंट को प्रॉपर्ली अपॉइंट नहीं करा और कस्टमर को जो भी लॉस हो गया, ठीक है, तो उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड नहीं रहेगा, ये बोल रहा है। लेकिन आपको पता है कि द एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल, लेकिन एजेंट तो रेस्पॉन्सिबल होगा ही होगा, ठीक। तो एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, तो इसका मतलब क्या है, जो कस्टमर है वो किसको पकड़ेगा, एजेंट को पकड़ेगा, और प्रिंसिपल भी किसको पकड़ेगा कि तेरी वजह से मेरा एक तरीके से क्या है, एजेंसी को नुकसान पहुंचा है, मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है, तो प्रिंसिपल भी किसको पकड़ेगा, एजेंट को, और कस्टमर भी किसको पकड़ेगा, एजेंट को। एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, सब एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द एजेंट फॉर द एक्ट डन बाय हिम। अब एजेंट किसको पकड़ेगा, सब एजेंट को पकड़ेगा, यानी सब एजेंट रेस्पॉन्सिबल है। अब देखिए सब एजेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल, सब एजेंट प्रिंसिपल के रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, चाहे उस केस में उसने फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग भी किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी पॉइंट कवर नहीं करा, इसका मतलब क्या है, कोई सा भी पार्ट हो, चाहे फ्रॉड किया है, विलफुल रॉन्ग किया है, तब भी सब एजेंट प्रिंसिपल के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो एजेंट के लिए ही होगा। तो आप देख सकते हैं अब अपना आगे का क्वेश्चन है, तो एक बार क्या करना, आप वो प्रॉपर पढ़ना, उसके बाद आप फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन कवर करके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला है। वेयर ए सब एजेंट इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड बाय एन एजेंट टू डेलीगेट द वर्क, तो एक बार आप देख लेना, इसमें डी का डी पार्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने वहाँ पढ़ा दिया आपको, तो इसलिए मुझे यहाँ कवर करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ का जो आंसर होगा क्या होगा, वेयर ए सब एजेंट इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड बाय एन एजेंट टू डेलीगेट द वर्क, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव। इसी तरीके से देखिए अगर आप फिफ्थ वाला केस पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोल रहा है कि वेयर ए सब एजेंट इज नॉट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड बाय एन एजेंट टू डेलीगेट द वर्क, तो इसमें भी आप पढ़ के देख लीजिए कि ऑल ऑफ द अबव ही आएगा, ठीक। कि एजेंट स्टैंड एज ए प्रिंसिपल टुवर्ड्स सच ए सब एजेंट, तो इसका मतलब क्या है कि एजेंट रेस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सच सब एजेंट एंड हेंस ही इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, तो वो कोई लायबल नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है, वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी मतलब कस्टमर के लिए लायबल नहीं रहेगा, प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी को डैमेज नहीं देना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर उसकी बिना अथॉरिटी के एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया, तो किसको पकड़ो, एजेंट को पकड़ो, ठीक है। एजेंट किसको पकड़ेगा, सब एजेंट को पकड़ेगा, तो एजेंट स्टैंड एज ए प्रिंसिपल टुवर्ड्स सच ए सब एजेंट, तो इसका मतलब क्या है, एजेंट की लायबिलिटी रहेगी, जो भी सब एजेंट ने जानबूझ के रॉन्ग किया है, गलती से किया है, कैसे भी किया है, उसके लिए एजेंट लायबल रहेगा,
प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं रहेगा। इसका मतलब सब एजेंट की वजह से कस्टमर को जो लॉस हुआ है तो कस्टमर किसको पकड़ेगा, एजेंट को पकड़ेगा। प्रिंसिपल किसको पकड़ेगा, एजेंट को पकड़ेगा। ठीक है, फिर एजेंट किसको पकड़ेगा, सब एजेंट को पकड़ेगा, यही बोल रहा है। फिर इसी तरीके से क्या है, सब एजेंट कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्रिंसिपल के लिए, ये भी बता दिया था लास्ट लाइन में, चाहे वो फ्रॉड हो चाहे वो विलफुल रॉन्ग हो, क्योंकि यहाँ पे नॉट प्रॉपर्ली अपॉइंट की बात हो रही है, तो उस केस में सब एजेंट प्रिंसिपल के लिए लायबल नहीं रहेगा। द एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट टू द प्रिंसिपल एज वेल एज टू थर्ड पार्टी, मैंने बताया। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव, क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर को एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट। देखिए यहाँ पे मैं आपको सब्सटीट्यूट एजेंट का पार्ट जो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, सॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें मैंने नीचे कवर कर लिया है। देखिए एक तो क्या होता है, सब एजेंट होता है, जिसमें हमने क्या बोल दिया, ओरिजिनल एजेंट क्या करता है, जो ओरिजिनल एजेंट है वो सब एजेंट को अपॉइंट करता है। लेकिन देखिए जब क्या होता है, सब्सटीट्यूटेड एजेंट होता है, तो जो ओरिजिनल एजेंट है वो रेफर कर देता है कि भाई इससे काम करवा लो आप। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक पर्सन था जो कि प्रिंसिपल था, और बी था एक सॉलिसिटर यानी एक वकील था, जो कि किसका वकील था, इस ए का। तो एक क्लाइंट है जो कि प्रिंसिपल है, और बी क्या है, सॉलिसिटर है जो कि क्या है, एजेंट है। अब देखो ए को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी थी, हाउस प्रॉपर्टी, तो वो बी के पास गया और बी को बोला कि यार कोई ऑक्शनर बता देना, क्या बता देना, कोई ऑक्शनर बता दे जो कि क्या कर सके, मेरी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सके। तो सॉलिसिटर बोलता है यार आप सी के पास चले जाओ, सी एक ऑक्शनर है, या मैं क्या करता हूँ इसको अपॉइंट करवा देता हूँ, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगा। तो इस केस में क्या हो गया कि देखिए वैसे तो एजेंट ये था, लेकिन काम किसको रेफर कर दिया गया, इसको। तो ये थोड़ी कि ओरिजिनल एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट किया, इसने थोड़ी बी ने अपॉइंट किया, बी ने तो एक रेफरेंस दी है कि ऑक्शनर सी है, इसको आप अपॉइंट कर लो। ठीक, तो उस केस में देखिए सीधा सीधा पार्ट किसका हो रहा है, प्रिंसिपल और ऑक्शनर का हो रहा है, मतलब ए और सी का हो रहा है। तो ये एक सब्सटीट्यूटेड एजेंट हो गया। तो इस केस में क्या बोल रहा है, इसको को एजेंट बोलते हैं, सब एजेंट नहीं बोलते, को एजेंट। एक को एजेंट वर्क अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंसिपल, तो वो ए के इंस्ट्रक्शन पे करेगा, ना कि बी के इंस्ट्रक्शन में काम करेगा, क्योंकि बी ने तो सिर्फ रेफर किया है। आप अपने नॉर्मल केस में भी देखिए, कभी कभी आपको काम कराना होता है तो आप दोस्त को क्या बोलते हैं, यार एक ऐसा पर्सन बता जो मेरे घर का ये काम कर दे, वो कर दे। तो इसका मतलब उसने रेफर ही तो किया, उसने रेफर ही तो करा है, उसने थोड़ी अपॉइंट किया है, उसने तो एक तरीके से रेफर ही किया है। तो इस केस में आपको पता है कि जो मेन पर्सन है प्रिंसिपल और जिसको अपॉइंट किया गया है उसका ही पार्ट रहेगा, उनकी ही आपस में क्या होगी, बाउंडिंग रहेगी, बॉन्डिंग रहेगी। तो देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन को एजेंट एंड प्रिंसिपल, ये है न कि प्रिंसिपल और जो मेन एजेंट है उसके बीच में कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए आपको पता है कि सब एजेंट के केस में सब एजेंट कोई भी एक्ट करता है तो ओरिजिनल एजेंट लायबल रहता है, लेकिन इस केस में अगर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कोई भी गलती करता है तो उस केस में जो मेन एजेंट है वो लायबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसने तो एक रेफर किया है, उसके कंट्रोल में वो काम ही नहीं कर रहा। यानी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मेन एजेंट के कंट्रोल में काम ही नहीं कर रहा, जबकि सब एजेंट में क्या होता है, सब एजेंट जो ओरिजिनल एजेंट है उसके कंट्रोल में काम करता है। तो फर्क आपको पता चल गया होगा। को एजेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द टर्मिनेशन ऑफ ओरिजिनल एजेंसी। तो आपको पता है कि अगर ये ओरिजिनल एजेंसी ए ने वकील को हटा दिया तो इस केस में आपको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी जो नीलाम हो रही है तो प्रिंसिपल और जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है उसके बीच में अलग अलग हो रही है। तो इस केस में आपको पता है कि को एजेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय टर्मिनेशन ऑफ ओरिजिनल एजेंसी। अगर ये हट गई तो इससे ये अफेक्ट नहीं होगी। ऑल ऑफ द अबव, तो 6 का क्या होगा आपका डी। 7 देखिए, व्हाट आर द वे इन विच एन एजेंसी रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज इन लॉ कैन बी एस्टेब्लिश। तो आपको मैंने बताया था कि जनरली इसमें क्या होता है, एक तो एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये रहा। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए एजेंट थे, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था सारा पार्ट। तो 4 टाइप के बताए थे, मैं ऊपर बस आपको पॉइंट बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो आप देख सकते हो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसमें मैंने बताया था कि पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हो गए या कंपनी के प्रमोटर हो गए। एक्सप्रेस एग्रीमेंट जहाँ पर एक्सप्रेसली लिखा गया है। इम्प्लाइड, जिसमें एस्टोपल हो गया, होल्डिंग आउट हो गया, नेसेसिटी हो गया। ये 3 पार्ट थे। और रेटिफिकेशन ऑफ एक्ट, जो रेटिफिकेशन क्या होता है, पास्ट डेट से, पिछली डेट से एक तरीके से अप्रूव कर दिया जाता है। आज अप्रूव किया है लेकिन वो पिछली डेट से अप्रूव हो गया, जब एक्चुअल में क्या होता, एजेंट ने काम किया था, एक एजेंट मानते हुए काम किया था, क्योंकि बाद में उसको अप्रूव कर लिया गया है कि हाँ आपको अथॉरिटी दे दी गई है, लेकिन वो कौन सी डेट से, पास्ट डेट से रेक्टिफाई कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। तो ये सारा पार्ट था। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या बोल रहा है, बाय एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट हो गया, बाय रेटिफिकेशन, बाय एस्टोपल, बाय नेसेसिटी। हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि डिटेल तो देखो मैंने हर पार्ट में कवर किया है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे ढंग से कवर किए, तो आपको समझ में आ गए होंगे।
एन एजेंसी रिलेशनशिप में बी क्रिएटेड रेट्रोस्पेक्टिवली बाय रेटिफिकेशन। तो देखिए बोल रहा है ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या हो गया, पिछले इफेक्ट से क्रिएट की जा सकती है, मतलब जो काम पहले हो चुका है पास्ट में उसको रेटिफाई किया जा सकता है, उसको अप्रूव किया जा सकता है। दिस में हैपन व्हेन ए पर्सन हु डज नॉट एक्चुअली हैव एक्चुअल अथॉरिटी एज एन एजेंट नेगोशिएट्स विद ए थर्ड पार्टी क्लेमिंग टू बी एन एजेंट ऑफ नेम्ड प्रिंसिपल। द एजेंट में नेगोशिएट ए ट्रांजेक्शन बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड सो कॉल्ड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एजेंट क्या कर रहा है, कंपनी के बिहाफ पे मैनेजिंग डायरेक्टर के फॉर्म में था, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं थी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। उसने क्या कर दिया, वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। किससे, वाई से। आपको मैंने बताया था कि एक्स एक एजेंट है जो किसी कंपनी का क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये मैंने बताया मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वाई से ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसके बाद वाई क्या करता है, ऑफर को रिवोक कर लेता है। क्या कर लेता है, ऑफर को कैंसिल कर लेता है। लेकिन उसके बाद कंपनी क्या करती है, उसको रेटिफाई कर लेती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है, यानी एजेंट मान लेती है कि जो तूने ट्रांजेक्शन किया सही है। तो आपको बताया था कि वो पास्ट डेट से जब एजेंट ने यानी एक्स ने वाई के साथ एक तरीके से क्या आपको पता है कि ये डीम्ड एजेंट हो गया, प्रिटेंडेंट हो गया, तो एजेंट ने एक तरीके से वाई के साथ जो काम किया था, तो उस केस में वाई ऑफर को कैंसिल नहीं कर सकता। ये मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, वाई ऑफर को कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि वो पास्ट डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली रेक्टिफाई हुआ है, सही हो गया। तो इस केस में वाई ऑफर को कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रू। क्या बोलेंगे, ट्रू। अब 9 देखिए, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन आर रेटिफिकेशन इज एस्टेब्लिश फ्रॉम द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रेटिफायर ऑफ द एक्ट एंड द पर्सन हु डिड द एक्ट। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहा है रेटिफिकेशन इज एस्टेब्लिश फ्रॉम द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रेटिफायर ऑफ द एक्ट एंड द पर्सन हु डिड ऑफ द एक्ट। ए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश बिटवीन द रेटिफायर एंड द थर्ड पार्टी। तो जो रेटिफायर है और थर्ड पार्टी उसके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड बी। 9th का क्या आएगा आपका वर्ड, सी। इसको चाहे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया इसको मैं पीडीएफ के थ्रू कवर कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, अब देखिए जब आप रेक्टिफिकेशन का पार्ट देखेंगे ये रहा, तो इसमें आप ये एग्जाम्पल कवर कर लेना, सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। आप ये वाला एग्जाम्पल कवर करना, ये बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, ए विदाउट एस ऑथोरिटी लैंड्स बीज मनी टू सी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, उसके पास क्या था, बी का मनी पड़ा था। ये यहाँ पर ए के पास पड़ा है। अब ए ने क्या कर दिया, वो सी को उधार दे दिया। आफ्टरवर्ड बी एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन द मनी फ्रॉम सी। आफ्टरवर्ड बी एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन मनी। अब देखिए बी और सी के बीच में कुछ भी नहीं था और ए को अथॉरिटी मिली भी नहीं थी, फिर भी ए ने एक तरीके से एजेंट की तरह काम कर लिया किसके, बी के। बी प्रिंसिपल हो गया और ए के एक तरीके से क्या हो गया, प्रिटेंडेंट एजेंट हो गया। क्या हो गया, प्रिटेंडेंट एजेंट हो गया। अब देखिए अगर बी एक्सेप्ट करता है, कहने का मतलब सी क्या करेगा, लोन का पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। अगर वो बी एक्सेप्ट कर लेता है तो इस केस में क्या हो गया, बी ने बाद में उसको रेक्टिफाई कर लिया। बीज कंडक्ट इम्प्लाइज ए रेटिफिकेशन ऑफ द लोन। तो वह एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे ही बी ने उसके सी के इंटरेस्ट को, लोन को एक्सेप्ट कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेटिफिकेशन ऑफ लोन। ये सारा पार्ट आ जाएगा। ओके, अब देखिए यही केस आपका था इससे रिलेटेड कि रेटिफिकेशन एस्टेब्लिश कब हुआ, फ्रॉम द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रेटिफायर ऑफ द एक्ट एंड द पर्सन हु डिड ऑफ द एक्ट। ए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश बिटवीन द रेटिफायर एंड द थर्ड पार्टी। तो आपको पता है कि इस केस में आप देख सकते हैं कि जो रेटिफायर है और जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट हो गई, क्योंकि बी ने उसके लोन या इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, जो भी एक तरीके से उसने ए को रखने के लिए दी थी मनी, और ए ने क्या कर दिया, सी को लोन दे दिया था। सी बाद में लोन का पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा, जो कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो बी और सी के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। तो 9th का आपको होगा सी। 10 देखिए क्या बोल रहा है, देखिए 10th में बोल रहा है व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड रेटिफिकेशन। तो देखिए ये सारे मैंने वैलिड रेटिफिकेशन के रिक्विजिट कवर करा लिए थे, तो इतना डिटेल में कवर कराना जरूरी नहीं है क्योंकि ये सारे पॉइंट मैंने कवर कराए थे। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। याद रखना, इसमें क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। तो एक बार आप पढ़ लेना जो मैंने आपको थियोरटिकल पार्ट कवर कराया था, क्योंकि अगर मैं यहीं पर कवर कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पार्ट मैंने थियोरटिकल पार्ट में पूरा का पूरा कवर कराया, एग्जाम्पल के साथ वैलिड रेटिफिकेशन का पार्ट कवर कराया था, तो एक बार देख लेना। एजेंसी बाय नेसेसिटी अकर इन सर्कमस्टेंसेज वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। लेकिन एक इमरजेंसी अकर हो गई जिसकी वजह से जो एजेंट है उसको एक्शन लेना पड़ गया प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के लिए, प्रिंसिपल को, ताकि नुकसान ना पहुंचे। देखिए आपको पता है कि मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस बताया था, मतलब एक रैशनल पर्सन जो काम करता, अगर वो खुद ओनर होता तो हम क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे एक प्रिंसिपल था, एक पर्सन था,
उसने ट्रांसपोर्टर के थ्रू अपना गुड्स भिजवाया, ये बताया था। अब आपको पता है कि वेजिटेबल्स भिजवा रहा है और वो पेरिशेबल है। अब ट्रांसपोर्टर का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया रास्ते में और वो गुड्स अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाया। अब ट्रांसपोर्टर ने सूझबूझ दिखाई और क्या करा, उसने उसी मार्केट में, वहाँ के लोकल मार्केट में सेल कर लिया। सेल का जो भी पार्ट है वो उसने प्रिंसिपल को दे दिया, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो एजेंट का वो एक्ट करना जरूरी था, सेल करना जरूरी था, नहीं तो अगर ट्रांसपोर्टर एक्सीडेंट के बाद उस गुड्स को पहुंचाता तो वैसे ही खराब हो जाते, उससे पहले उसने उसको बेच दिया। तो एक तरीके से उसने बिल्कुल सही ढंग से एक्शन लिया है एजेंट ने, जिससे एक तरीके से प्रिंसिपल को नुकसान नहीं पहुंचा। तो 11th का क्या होगा आपका ए। 12 देखिए, फॉर एजेंसी बाय नेसेसिटी टू एग्जिस्ट व्हाट कंडीशन मस्ट अप्लाई। तो आपको क्या बोल रहा है, एक तो बोनाफाइड होनी चाहिए। बोनाफाइड का मतलब रियल इमरजेंसी होनी चाहिए, ये नहीं कि बनाई हुई है कि ट्रांसपोर्टर ने जानबूझ के कहानी बना ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन एक्टिंग एज द एजेंट टू कॉन्टेक्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन। देखिए, जो एजेंट है वो ओनर से बात नहीं कर पा रहा, उससे इंस्ट्रक्शन नहीं ले पा रहा, उसका एक तरीके से पार्ट ही इम्पॉसिबल है। वो उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उससे कॉल करने की कोशिश कर रहा है, उसको बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा, ये पार्ट हो गया। तब एजेंट क्या करेगा, एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मतलब एक नॉर्मल पर्सन, एक रैशनल पर्सन की तरह काम करेगा, दिमाग वाले पर्सन की तरह काम करेगा, और ये सोचेगा कि अगर मेरा खुद का गुड्स होता तो मैं क्या करता। द पर्सन एक्टिंग एज एजेंट बाई नेसेसिटी मस्ट एक्ट एज फार एज पॉसिबल इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। 13 देखिए, द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल में भी। तो आपको पता है कि एक्सप्रेस अथॉरिटी भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, ये पार्ट है, और ऑस्टेनिशिबल अथॉरिटी भी हो सकती है, अपरेंट अथॉरिटी भी हो सकती है, जो साथ साथ चलती हो। तो हम क्या बोलेंगे, तीनों हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है, 14 ऑस्टेनिशिबल अथॉरिटी का मतलब, अगर आपने कवर नहीं करा तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ऑस्टेनिशिबल अथॉरिटी ऑल्सो कॉल्ड अपरेंट अथॉरिटी इज एन एस्पेक्ट ऑफ एजेंसी बाय एस्टोपल। ऑस्टेनिशिबल अथॉरिटी अराइजेस इन, तो कब अराइज होती है, देखिए इसमें बोल रहा है पॉइंट में, वेयर ए पर्सन मेक्स ए रिप्रेजेंटेशन टू थर्ड पार्टीज दैट अनदर पर्सन हैज द अथॉरिटी टू एक्ट एज हिज एजेंट इवन दो ही हैज नॉट एक्चुअली बीन अपॉइंटेड एज एजेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता सकता हूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में कि अगर ए पर्सन है जो बी को क्या बोल रहा है कि हाँ मैं सी का एजेंट हूँ, और सी भी वहीं पे खड़ा है, ठीक है, सी भी वहीं पे खड़ा है, तो ए बी को क्या बोल रहा है कि हाँ मैं सी का एजेंट हूँ और आप मुझसे क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो पर्टिकुलर गुड्स के लिए, जो भी आपको चाहिए वो डील कर सकते हो। तो बी मानते हुए क्या करता है कि हाँ भाई ये ए क्या है, एक एजेंट है, और ये क्या है, सी प्रिंसिपल है, क्योंकि सी ने वहाँ पर मना नहीं करा। सी ने देखो क्या एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू कंडक्ट क्या करा, सी ने कुछ बोला ही नहीं, सी ने मना ही नहीं करा। सी ए के सामने ही बोल रहा है बी को कि हाँ मैं उसका एजेंट हूँ, किसका, सी का एजेंट हूँ, और आप मुझसे डील कर सकते हैं। और कस्टमर ने क्या कर दिया, एजेंट के साथ डील कर लिया, कस्टमर ने गुड्स खरीद लिए, ठीक है। अब आपको बताया कि कुछ भी लॉस होगा तो उसके लिए प्रिंसिपल ही रेस्पॉन्सिबल होगा, सी रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि सी चाहे तो उस वक्त मना कर सकता था। तो हम क्या बोलेंगे, उस केस में वो अपरेंट अथॉरिटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेर ए पर्सन मेक्स ए रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रिंसिपल ने क्या करी, एक थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट किया कि जो अनदर पर्सन है, अनदर पर्सन मतलब एजेंट, उसके पास अथॉरिटी है कि वो एक तरीके से मेरे बिहाफ पे एजेंट की तरह काम करे। इवन दो, इसका मतलब क्या हो गया, चाहे उसको मैंने एक्चुअली अपॉइंट नहीं करा, कहने का मतलब प्रिंसिपल ने वैसे उसको एक्चुअली अपॉइंट नहीं करा था, लेकिन एजेंट उसके बिहाफ पे ही काम करने लग गया और प्रिंसिपल ने उसको मना भी नहीं करा, तो उस केस में वो क्या होगा, एक तरीके से एजेंट तो माना ही जाएगा और प्रिंसिपल लायबल रहेगा ही रहेगा अगर कस्टमर को कोई भी लॉस हो जाता है। वैसे देखिए, अगर कोई प्रीवियस एक्ट थे जिसमें प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप था, लेकिन बाद में प्रिंसिपल ने एजेंट को हटा दिया, अब प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी को ये नहीं बताया, यानी कस्टमर को नहीं बताया कि इसको मैंने हटा दिया एजेंट, और कस्टमर तो एजेंट के पास ही जाएगा, और एजेंट ने ये भी नहीं बताया कि है ना मैं प्रिंसिपल और एजेंसी का हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो गई है, और कस्टमर ने किसके साथ ट्रांजैक्शन कर लिया, एजेंट के साथ कर लिया, तो तब भी प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल को कस्टमर को बताना चाहिए था कि अब हमारे बीच में एजेंसी नहीं है। वेयर ए पर्सन हैज़ प्रीवियसली रिप्रेजेंटेड टू ए थर्ड पार्टी दैट अनदर पर्सन हैज़ द ऑथोरिटी टू एक्ट एज हिज एजेंट, उस वक्त तो आपको पता है कि जिसने रिप्रेजेंट किया वो जनरली एजेंट के फॉर्म में थर्ड पार्टी से क्या कर रहा था, एक्ट कर रहा था, तो ये आपको पता है। एंड द ऑथोरिटी वॉज सब्सिक्वेंटली टेकन अवे एंडेड, उसके बाद क्या हो गया, जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया था। बट द थर्ड पार्टी हु प्रीवियसली डील्ड विद द एजेंट हैव नॉट बीन इन्फॉर्म ऑफ दिस फैक्ट, लेकिन प्रिंसिपल ने उस थर्ड पार्टी को नहीं बताया कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो गई है, तो उस केस में थर्ड पार्टी एजेंट के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके लिए प्रिंसिपल लायबल रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसे अपरेंट अथॉरिटी बोला जाता है, यानी बोथ ए एंड बी। अब देखिए 15 में क्या बोल रहा है, ड्यूटी ऑफ एजेंट इंक्लूड, तो देखिए आपको पता है कि जो प्रिंसिपल ने जो इंस्ट्रक्शन दिए लॉफुल वो फॉलो करेगा। जब भी एक तरीके से प्रिंसिपल
कुछ भी अकाउंट्स की डिमांड करेगा, इन्फॉर्मेशन की डिमांड करेगा, वो एजेंट को बतानी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से ड्यूटी नॉट टू डील पर्सनली, पर्सनली वो डील नहीं करेगा, अथॉरिटी के अंदर ही डील करेगा, पर्सनली खुद का कुछ भी बेनिफिट नहीं लेगा। तो ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट अलग से कोई नहीं ले रहा हो, इसका मतलब ए ने बी को अपॉइंट कर रखा है। ठीक है, तो वो कमीशन क्या कर रहा है, बी ए से भी ले रहा है और जिस कस्टमर को माल बेचा है उससे भी कमीशन ले रहा है, तो दोनों से ही कमीशन ले रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो जो एजेंसी का रिलेशनशिप है वो सही ढंग से नहीं रहेगा और सीक्रेट प्रॉफिट जो भी बी ने कमाया है वो वापस ए को देना पड़ेगा, प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। तो क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, 15 का ई। अब देखिए 16, राइट ऑफ एजेंट इंक्लूड, तो एजेंट के राइट क्या होंगे, जो भी रेम्यूनरेशन कमीशन तय हुआ है वो उसको मिलेगा। इसी तरीके से बोल रहा है कि उसने जो भी लॉफुल एक्ट किए हैं उसकी वजह से उसको जो भी, कभी कभी क्या होता है आगे लॉफुल एक्ट किए उसकी वजह से जो भी उसने खर्चे करे, अब उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल है, उसने एजेंट को अपॉइंट किया, अब कस्टमर ने अगर मान के चलिए कोई केस करा और प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई तेरा एक्ट लॉफुल था, तू भी कोर्ट में क्या कर ले, केस कर ले, कोई बात नहीं, जो भी खर्चा होगा मैं बियर करने के लिए तैयार हूँगा। तो उसने सारे के सारे लॉफुल एक्ट के अंदर जो भी लीगल खर्चे ये करे वो बाद में प्रिंसिपल क्या करेगा, एजेंट को देगा, तो एक तरीके से इंडेमनीफाई करेगा। तो यानी क्षतिपूर्ति कंपनसेशन मांगने का हक है एजेंट का। एजेंट हैज़ राइट टू बी कंपनसेटेड फॉर इंजरी कॉज्ड बाय नेग्लेक्ट और वांट ऑफ स्किल ऑफ द प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है कि एजेंट को जो भी नुकसान हो गया तो उस केस में भी आपको क्योंकि हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल को बताना चाहिए था कि पर्टिकुलर गुड्स में ये कमी है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो एजेंट हैज़ राइट टू बी कंपनसेटेड फॉर इंजरी कॉज बाय नेग्लेक्ट, तो प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से, या प्रिंसिपल को बताना चाहिए था पर्टिकुलर स्किल के बारे में एजेंट को जो वो नहीं बता सका जिससे एजेंट को नुकसान हो गया, तो वो कंपनसेट करवाना चाहिए। 16 का आपका आएगा डी। देखिए सारे मैंने एग्जाम्पल इसके कवर किए हैं थियोटिकल पार्ट में, तो देखिए आपको आराम से समझ में आएंगे। एन एजेंट हैज़ ए राइट टू रिटेन हिज प्रिंसिपल मनी इन हिज हैंड फॉर ऑल मनी ड्यू टू हिमसेल्फ इन रेस्पेक्ट ऑफ। देखिए क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल मनी, आपको पता है कि ए ने बी को अपॉइंट किया, बी कस्टमर को माल बेच रहा है, अब बी को जो कस्टमर से पैसा मिला उसको वो रोक सकता है बी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर ए ने उसका ड्यू अमाउंट नहीं पे करा तो बी उस ड्यू अमाउंट में से क्या करेगा, यानी जो बी ने रिटेन करा है, जो भी कस्टमर से प्रोसीड मिली अमाउंट मिला उसको रोक सकता है, रिटेन कर सकता है, और उसको क्या करेगा उसमें से जो भी उसका ड्यू अमाउंट है, कमीशन का अमाउंट है, रेम्यूनरेशन का है, उसको लेस करके बाकी अमाउंट ए को दे देगा। तो वो रिटेन कर सकता है, रोक भी सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, रेम्यूनरेशन एस में बी पेबल टू हिम फॉर एक्टिंग एज एन एजेंट, एजेंट के फॉर्म में जो उसने काम किया उसका जो रेम्यूनरेशन है, जो उसने एडवांसेस दिए हैं, बी ने ए को जो भी एडवांस मनी दी है और ए बाद में पे नहीं कर रहा, तो उस केस में आपको बताया कि बी ने कस्टमर को माल बेचा और कस्टमर से पैसा मिला है, तो बी ए को नहीं लौटाएगा, या अपने जो भी एडवांसेस है उसका सेटलमेंट करने के बाद लौटा देगा, या बी ने जो एक्सपेंसेस इंकर किए हैं ए के बिहाफ पे, गोडाउन वोडाउन में रखने के खर्चे हो गए, सारे के सारे खर्चे किए तो बी ने अपनी जेब में से किए, ए की मनी में से नहीं करे, बी ने अपनी जेब में से किए, तो बी बाद में ए से मांग सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि एजेंट जो भी प्रोसीड मिलेगी, जो भी पैसा मिलेगा उसको रोक सकता है, जो कि प्रिंसिपल का पैसा था, मतलब प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया, ए का पैसा था, तो वो बी रोक के रख सकता है और उसने जो भी भुगतान किया है एजेंट ने उसके लिए उसको यूज़ कर सकता है। फिर देखिए क्या बोल रहा है 18। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एन एजेंट हैज ए राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट टू द प्रिंसिपल जस्ट लाइक एन अनपेड सेलर इफ। देखिए वो बोल रहा है कि एजेंट के पास राइट है कि वो प्रिंसिपल के गुड्स को रास्ते में रोक ले अगर उसने खुद ने क्या करा, अपने पर्सनल लाइबिलिटी इंकर की है, मतलब खुद ने प्राइस दे के उस गुड्स को खरीदा है, एजेंट ने खुद ने, किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो प्रिंसिपल ने तो पे ही नहीं करा, तो उस केस में आपको पता है कि एजेंट बीच में ही रोक सकता है। द प्रिंसिपल हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, इसी तरीके से प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में आपको पता है कि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है पे करने की, तो उस केस में एजेंट बीच में ही रोक सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड बी। अब देखिए 19 में क्या बोल रहा है, वेयर एन एजेंट कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी अदरवाइज देन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल देन द प्रिंसिपल मस्ट बी कंपनसेटेड बाय द एजेंट फॉर एनी लॉस सस्टेंड। देखिए जो अथॉरिटी दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर एजेंट ने काम नहीं करा तो इस केस में आपको पता है कि प्रिंसिपल को कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। इज एंटाइटल टू प्रॉफिट इफ एनी दैट एक्रू फ्रॉम द ट्रांजेक्शन, अगर कोई प्रॉफिट कमाया है एजेंट ने तो वो किसको लौटाना पड़ेगा, प्रिंसिपल को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि यानी प्रिंसिपल को देना पड़ेगा, एजेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को देना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया गया। तो 19 का भी आपका क्या आएगा, सी। ओके, फिर देखिए 20 में क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल इज एंटाइटल टू कंपनसेशन फॉर एनी लॉस विच इज द डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ एजेंट्स नेग्लेक्ट। एजेंट की लापरवाही हो गई, जो उसकी स्किल चाहिए थी वो उसने नहीं करा, जो उसने मिसकंडक्ट किया उसकी वजह से प्रिंसिपल को कंपनसेशन चाहिए ही चाहिए होगा। तो 20 का आपका आएगा डी। यहाँ पर मैं एग्जांपल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने सारे पार्ट आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं, एग्जांपल के थ्रू तो आपको सारा पार्ट समझ में आ गया होगा।
एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय, देखिए म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपको पता है रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल, आपको पता है कि प्रिंसिपल ने क्या कर दिया, रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया। रीनंसिएशन बाय द एजेंट, एजेंट ने क्या कर दिया, त्याग कर दिया, सरेंडर कर दिया, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट तो आपके हैं ही। और ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसकी वजह से भी तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव, 21 का ई। तो इस तरीके से बेसिक पार्ट है जहाँ पर मेरे को आपको एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत भी नहीं है। फिर देखिए 22 में क्या बोल रहा है, वेयर एन एजेंट वाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी डज नॉट डिस्क्लोज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज प्रिंसिपल और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एंड एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम, दिस इज कॉल्ड अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी। अब देखिए ये तो नॉर्मल पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया, जहाँ पे एजेंट ने जब भी एजेंसी के कोर्स में वो बिजनेस कर रहा था तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते समय उसने प्रिंसिपल के बारे में एग्जिस्टेंस नहीं बताया या उसके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया और सामने थर्ड पार्टी के साथ डील कर दिया, थर्ड पार्टी के साथ खुद के नाम पे डील कर दिया, तो उसे क्या बोला जाएगा, अनडिस्क्लोज एजेंसी। तो हम क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा पार्ट करेक्ट है। अब देखिए जो थर्ड पार्टी है वो किसको पकड़ेगी, प्रिंसिपल को पकड़ेगी, लेकिन बाद में प्रिंसिपल किससे कंपनसेशन लेगा, उस एजेंट से ही कंपनसेशन लेगा। तो 22 का ए पार्ट है। ये नॉर्मल केस है जो आपको नॉर्मल आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग ये आपने जो केसेस कवर करे होंगे कोर्ट से रिलेटेड, जब भी आप लॉ का कोई भी पार्ट पढ़ते हो तो आपको खुद ही पता चल जाता है, ये तो नॉर्मल पार्ट है, वैसे ही समझ में आ जाते हैं। 23 ऑन डिस्कवरिंग अबाउट द एग्जिस्टिंग ऑफ एजेंसी द थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग विद द एजेंट में सीक हिज रेमेडी अगेंस्ट। तो देखिए क्या बोल रहा है, जैसे ही एजेंसी बाद में पता चल गई थर्ड पार्टी को तो वो किससे रेमेडी ले सकता है, वो एजेंट से भी ले सकता है, प्रिंसिपल से भी ले सकता है। आपको यही पता है, जैसे अनडिस्क्लोज एजेंसी की बात कर रहा है तो थर्ड पार्टी को पता नहीं था कि जनरली ये एजेंट है किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल का, क्योंकि प्रिंसिपल के बारे में पता ही नहीं गया था। तो इस केस में जो थर्ड पार्टी कस्टमर जिसको लॉस हुआ है तो वो एजेंट से भी कंपनसेशन मांग सकता है और प्रिंसिपल से भी मांग सकता है। अब देखिए 24, यानी कहने का मतलब इसका जो आंसर हो गया वो बोथ ऑफ दी अबव हो गया, 23 का सी। 24 देखिए, सर्कमस्टेंसेज वेयर एजेंट इज पर्सनली लाइबल इंक्लूड वेयर एन एजेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए प्रिंसिपल रेसिडेंट अब्रॉड, तो आपको पता है कि फॉरेन प्रिंसिपल का केस है। इफ एन एजेंट डिक्लाइंस टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ इस प्रिंसिपल, जहां पर एजेंट ने प्रिंसिपल की लाइबिलिटी नहीं बताई, प्रिंसिपल की आइडेंटिटी नहीं बताई, ऊपर वाला केस आपको बताया, तब एजेंट भी लाइबल होगा। सी वेन एजेंट वाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी एक्सीड हिज ऑथोरिटी, उसने अपनी ऑथोरिटी से ज़्यादा काम कर लिया, उसको बोला था 100 गुड्स खरीद, उसने 110 गुड्स खरीद लिए, तो सप्लायर जो 10 गुड्स का पार्ट है वो किससे लेगा, एजेंट से लेगा। वैसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, एजेंट को पर्सनली लाइबल नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जो आपने ये केस पढ़े हैं ये सारे एक्सेप्शन के हैं कि फॉरेन प्रिंसिपल के केस में एजेंट को लाइबल ठहराया जा सकता है। अगर आइडेंटिटी नहीं बताई प्रिंसिपल की तो एजेंट को ठहराया जा सकता है। अगर ऑथोरिटी से ज़्यादा काम कर लिया तो एजेंट को लाइबल ठहराया जा सकता है। अगर फॉर द एक्ट ऑफ एन इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट को अपॉइंट किया लेकिन प्रॉपरली अपॉइंट नहीं करा, ओरिजिनल प्रिंसिपल की परमिशन के बिना अपॉइंट किया गया है, इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया है, तो जो भी सब एजेंट के थ्रू कस्टमर को लॉस होगा तो उसके लिए कौन लाइबल होगा, एजेंट लाइबल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए 5th, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय द डेथ ऑफ प्रिंसिपल, अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड और इंसॉल्वेंसी। देखिए आपको पता है कि एक एजेंसी है, कपल्ड विद इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, पहले से ही कोई ट्रांजेक्शन हो रखा था। आपको पता है कि बी ने ए को एडवांस दे रखे थे और उसके बाद ए ने बी को क्या कर दिया, एजेंट के फॉर्म में अपॉइंट कर लिया। ठीक है, बी ने ए को एडवांस दे रखे थे, अब बी ने जो भी कस्टमर को माल बेचा उसका तो उसे रेमुनरेशन मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में बी ने जो ए को एडवांस दिए उसका भी अमाउंट उसको मिलेगा। अगर मान के चलिए कस्टमर से जो भी पैसा मिला तो बी उसको रोक के रख सकता है और अपने जो एडवांस दिए बी ने ए को उसको रिकवर कर सकता है। पर याद रखिए, अगर प्रिंसिपल की डेथ भी हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अनसाउंडनेस भी हो जाती है तो उसकी एस्टेट से, संपत्तियों से, इंसॉल्वेंसी भी हो जाती है तो उस केस में भी इसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। उसकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ पैसा रिकवर किया जा सकता है और बी बाद में मांग लेगा। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। तो आई होप आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। अब जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 20, ये मैं आपको दे रहा हूँ कवर करने के लिए, आप जरूर कवर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या मैंने आपको बताया हुआ टेलीग्राम है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सॉल्व PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो 20 अलग से MCQs है, वो जरूर देख लेना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।